नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 10 में दोस्तों दिया हुआ है समाज कार्य और आपदा प्रबंधन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि समाज कार्य और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्या उसकी संकल्पनाएँ हैं, क्या उसकी परिभाषाएँ हैं, उसी से रिलेटेड कुछ अधिनियम हैं, उससे संबंधित कुछ दोस्तों घटनाएं घटित हुई हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न बने भी हैं और बनने के चांसेस भी होते हैं। ये इस टॉपिक में दोस्तों सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक पॉइंट आता है भोपाल गैस त्रासदी वाला। तो MIC क्या चीज़ है दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करूँगा क्योंकि टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से यूजीसी नेट में प्रश्न बनेंगे श्योर है दोस्तों, ठीक है। तो कॉपी पेन साथ में रखिए और साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपदा प्रबंधन समझने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि आपदा होती क्या चीज़ है। इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों आपदा जो होती है ये एक अनअपेक्षित घटनाएं हैं। तो ये चीज़ें आप समझो कि यह एक अनपेक्षित घटनाएं हैं जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होता या थोड़े समय और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन की जो एक्टिविटीज़ होती है यानी गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाकलाप होता है वो अवरुद्ध होते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोग ये सारी चीज़ समझ रहे होंगे। तथा अगर मैं इसे देखूं तो दोस्तों बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है और इससे निपटने के लिए हमने सामान्यतः दी जाने वाली जो वैधानिक आपातकालीन सेवाएं हैं उसकी अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में अगर आपदाओं का जो प्राकृतिक बल है उसका जो परिणाम है वो माना जा रहा है ना। अब दोस्तों मानव को इसका आबोध, ठीक है, इसका आबोध एवं असहाय, ठीक है, शिकार है। बट याद रखना दोस्तों कि प्राकृतिक बल की आपदाओं में उसके एकमात्र कोई कारक नहीं है, कोई भी कारक नहीं है। ये चीज़ें भी याद रखना दोस्तों कि प्राकृतिक बल की जो आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है कोई, इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों से प्राकृतिक आपदा का एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु आता है, पॉइंट आता है MIC, जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि यूजीसी नेट में दोस्तों यहाँ से 2 से 3 बार प्रश्न बने हैं। ये क्या चीज़ है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, संकल्पनाएं क्या हैं उसकी परिभाषाएं क्या हैं, किस तरीके से दोस्तों आपदा प्रबंधन को जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है और इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम कर दिया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर और तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायुवेग को कम करने के लिए नवीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को सुभेद्यता अधिक होती है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। दोस्तों अगर हम आपदा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर उसके अधिनियम को जानना। तो भारत में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि भारत में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं दोस्तों, क्योंकि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी दोस्तों क्वेश्चंस बन सकता है। अभी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस भी कर दूंगा, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे फैक्ट वाइज इस टॉपिक से बनकर, उसको मैं दोस्तों क्वेश्चन भी करूंगा और आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों मैं बताऊं जैसे कि यहाँ पर भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कैसे रहा। अगर भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून जो वर्षा पर निर्भर काफ़ी रहती है और उसी भारतीय जलवायु के तंत्र में देखा जाए तो सूखा और बाढ़ का महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार अगर ये बताया जाए कि भारत में यानी इंडिया में
दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्र 19% भाग जो है, याद रखना, 19% भाग जनसंख्या का और 12% भाग जो है वो सूखे से प्रभावित है। ठीक है, देश का जो लगभग 30% क्षेत्र जो है दोस्तों, ध्यान से सुनना, देश का लगभग 30% क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। और यह देखा भी जा सकता है दोस्तों कि जब देश के कुछ भाग में बाढ़ का कहर ढा जाता है तो उस समय दोस्तों दूसरे भाग पर सूखे में जूझ रहे होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जब मानसून में परिवर्तनशीलता और उसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम होता है तो सूखे का जो प्रभाव होता है वो भारत में बहुत व्यापक रूप रख लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी दोस्तों जो भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन 2005 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कही गई है। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट, गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है और जो प्राकृतिक व मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि व विनाश भी हो सकता है, जिसकी प्रकृति और परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय में सहन क्षमता से परे हो सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण कुछ है, यहाँ से दोस्तों अप्लाइड एलिगेशन करके अप्लाइड क्वेश्चंस जो बनते हैं दोस्तों यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री एवं 9 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ठीक है, इस प्राधिकरण को नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय को बनाया गया है। दोस्तों इस प्राधिकरण के तहत अगर बात किया जाए तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत संस्थागत के 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और जिला। कार्य करने की बात कही गई है दोस्तों इस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आप लोगों को दोस्तों प्राधिकरण से ही बनेगा। ठीक है, जो ये प्राधिकरण है ये नोट डाउन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों हम लोग 2009 का अधिनियम था, कहाँ चला गया दोस्तों। यदि मैं बात करूं आप लोगों से कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 2009 में दोस्तों यह कहा गया कि इस नीति के द्वारा निवारण, शमन और त्वरित कार्यवाही के जरिए एक प्रौद्योगिक चलित रणनीति तैयार कर भारत की आपदाओं से निपटने में सक्षम और सुरक्षित देश बनाने की जाने वाली बात पर जोर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है इस टॉपिक से कि राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन है उसके इंस्टीट्यूट से, इसकी स्थापना दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई है और इस जो इसकी स्थापना है दोस्तों आपदा प्रबंधन नीति 2009 के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया कि इसकी मुख्य उद्देश्य जो होगा देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शोध और दस्तावेजी के कारण नीतिगत सुझाव देना। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया पर बल भी दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया पर बल स्थापित करने की हेतु वैज्ञानिक प्रावधान भी किए गए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक और उसके मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशेषज्ञ अनुक्रिया द्वारा प्रदान किया गया। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुक्रिया का जो बल है सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित द्वारा जो आपदा प्रबंधन है उसकी विशेषज्ञ की अनुक्रिया का प्रदान करना होता है, ये होता है। और एक और बताया था दोस्तों कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया पर बल स्थापित करती है तो उसको दोस्तों वैज्ञानिक प्रावधानों के बारे में कहा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान जो है 2016 में आया था, यानी 2016 में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को। मैंने बताया था भोपाल गैस त्रासदी क्या चीज़ है, आप लोग अलग से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये, कि विश्व का सबसे भयानक या ये इतना औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश में आया था। तो एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, त्रासदी। अब ये दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी था ये मध्य प्रदेश में आया था, एमपी में आया था, ये चीज़ें याद रखना। और दूसरी बात ये याद रखना इसमें कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को आया था ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बना है दोस्तों ये। बेसिकली दोस्तों ये इसमें या जो घटना हुई थी या जो दुर्घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी वाली, इसमें कीटनाशक बनाने के लिए जो उपयोग की जाने वाली रसायन थी उस रसायन का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो आप रसायन का नाम याद रखना दोस्तों। इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में MIC बोलते हैं और इसको फुल फॉर्म में इसकी है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका नाम है। और इसी के कारणवश दोस्तों भोपाल त्रासदी गैस का एक रीज़न माना जाता है, ठीक है। दोस्तों इस रसायन का जो रिसाव हुआ था तो संयंत्रों की जो खराब देख रेख के कारण ही हुआ था, क्योंकि इसमें कोई देख रेख नहीं हो पाया अच्छे से, जिसकी वजह से इसमें रिसाव हुआ इस रसायन में और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और विश्व की सबसे भयानक वाह जो औद्योगिक दुर्घटना थी दोस्तों ये भोपाल गैस त्रासदी वाली ही थी, ठीक है ना। तो याद रखना ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है दोस्तों। तो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्रश्न बना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जिसकी वजह से लगभग 40 टन, ठीक है, 40 टन MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है ये वायुमंडल में निकल गया था। तो लगभग दोस्तों इसमें 40 kg जो फास्जिन गैस थी, इसमें 40 kg जो है दोस्तों फास्जिन गैस थी। पूछा जा सकता है कौन सी गैस और भी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट में दोस्तों एक फास्जिन गैस थी, ठीक है, फास्जिन गैस थी दोस्तों इसमें। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, सर्दियों की रात में होने के कारण गैस का जो प्रभाव था दोस्तों वो अधिक था और लगभग ये 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर वर्ग में था, ठीक है। और इसका क्षेत्र दोस्तों बहुत ज़्यादा फैल गया था और लगभग उस दरमियान इसकी वजह से दोस्तों 5100 लोगों की यानी 5100 लोगों की मौत का शिकार हो गए थे और लगभग दोस्तों 2,50,000 लोग इस दुर्घटना से प्रभावित भी हो गए थे, ठीक है। तो 1000 लोग अस्थायी तौर पर दोस्तों अंधे भी हो गए थे। ये था त्रासदी गैस का दोस्तों, जो भोपाल की त्रासदी गैस थी उसी से रिलेटेड था, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो आप लोगों को कहीं देखा होगा कि लॉ कैनाल त्रासदी, ये क्या चीज़ होती है। लॉ कैनाल त्रासदी जो है दोस्तों वो नियाराग जल प्रपात के निकटवर्ती क्षेत्र में हुई थी। तो इसका दोस्तों लॉ कैनाल का निर्माण विलियम लॉ ने ही करवाया था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया था दोस्तों लॉ कैनाल त्रासदी, ठीक है। अब बाद में इसका उपयोग दोस्तों होकर केमिकल एवं प्लास्टिक कॉरपोरेशन के लिए रासायनिक अपशिष्ट जो होते थे उनके टैंकों को दबाने के लिए किया जाता था, ठीक है। ये इतना फैक्ट है, आप लोग इसको इतना ही सिर्फ याद रखो, इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने वायु प्रदूषण दुर्घटना के बारे में भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वायु प्रदूषण दुर्घटना क्या है, ये 75 वर्षों में बेल्जियम की क्या था म्यूज़ घाटी थी 1930 में। म्यूज़ घाटी 1930 की दुर्घटना में से लेकर 1986 तक ये चार्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना के विभिन्न जो वायु प्रदूषक हैं उनसे जुड़ी दुर्घटना सामने आई थी, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों आप लोग, एक डोनोरा वायु प्रदूषण दुर्घटना। अब इसमें क्या है इसको भी देख लीजिए। इसमें दोस्तों एक मैं बताऊं आपको, डोनोरा जो है पेनिसिल्वीनिया, ठीक है, का एक छोटा सा कस्बा है। अब इसमें लौह अयस्क, जिंक परिष्करण और सल्फ्यूरियस अम्ल का जो कारखाना है ये दोस्तों
25 से लेकर 31 अक्टूबर 1948 यानी 1948 को 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक इसने क्या किया, 1948 को यहाँ असमान धुंध देखी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आती है दोस्तों डोनोरा वायु प्रदूषण दुर्घटना के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ से यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आते हैं इस पर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान जो है 2016 यानी 2016 में यह प्रबंधन के सभी पक्षों को समग्रता के साथ ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है और इसके अंतर्गत सभी सरकारी तंत्रों को एकीकृत कर आपदा को रोकने व कम करने तथा उसके प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखना दोस्तों। जो आपदा प्रबंधन है इसका एक और पार्ट है भूकंप। ठीक, अर्थक्वेक क्या है इसका एक पार्ट है। तो इसमें आप लिख सकते हैं दोस्तों भूकंप का अर्थक्वेक में कि पूछा जाता है कि भूकंप परपट्टी जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी में हुई अचानक जो हलचल का जो परिणाम होता है वो पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपीय प्लेट जो होती हैं वो निरंतर एक दूसरे के सापेक्ष जो है गति करने लगती हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों एक भूकंप का रूप धारण कर लेती हैं। याद रखना कि सामान्य गति में अगर ना हो तो घर्षण जो होगा दोस्तों वो झटकों के कारण जो है भूकंप का जन्म होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब घर्षण के कारण सामान्य गति ना हो पाए तो घर्षण और झटके के कारण ही दोस्तों भूकंप को जन्म होता है। अब भूकंप की जो तीव्रता होती है, पूछा गया है एग्जाम में किससे नापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों रिक्टर पैमाने से नापी जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। भूकंप के कारण ही जन्मी कुछ जल तरंगे जो होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि भूकंप के कारण जो जन्मी जल तरंगों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आप लोगों से, तो एक चीज़ याद रखना कि सबसे अधिक विनाशक भूकंप जो है चिली में 22 मई, चिली अर्जेंटीना आप समझ रहे होगे ना, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, एक मतलब एक जगह एरिया है, वो उसको दोस्तों चिली के नाम से जाना जाता है। तो चिली में दोस्तों 22 मई 1960, ठीक है 1960 को आया था। ठीक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन का एक और पार्ट आता है कि पर्यावरण संबंधी कानून को लेकर। ठीक है, तो याद रखना कि दोस्तों आप लोग हेडिंग में लिख लीजिए, एक पॉइंट में या तो आईएमपी कर लीजिए उसे, कि भारत विश्व का पहला देश है जिसमें संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है, जो 5 जून 1972 में यानी 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। और इसीलिए दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ था कि पर्यावरण संबंधी जितने भी अधिनियम पारित हुए थे, तो वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 के नाम से जाना गया, 1972। फिर से बोल रहा हूँ, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया। जल यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम दोस्तों बनाया गया 1974 में, 1974 में। और फिर उसके बाद दोस्तों आया वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। फिर उसके बाद आया दोस्तों वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण जो था दोस्तों वो आया 1981 में आया, 1981 में आया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आया दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। तो इतने जो मैंने अधिनियम बताए हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बनते हैं कि कौन सा अधिनियम कब आया है और उसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, याद रखना कि संवैधानिक जो प्रावधान है दोस्तों वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान के जो कुछ प्रावधान थे उसमें प्रश्न बनता है एक कि धारा 48 के ए में क्या कहा गया। ध्यान देना, मैंने 1976 वाली बात किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बात यह कही गई थी कि यह देश पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो देश थे उनके वनों और वन्य जीवों की रक्षा के प्रतिबद्ध करता था। ये 48 के अकॉर्डिंग कहा जाता था। देन अगर मैं 51 के बारे में बात करूँ, 51 ए जी था। ठीक है, ए और जी था।
इनके अनुसार अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और उसके वनों, झीलों, नदियों और जो जीवन है उनको शामिल किया जाएगा, और सुरक्षा और रक्षा से रिलेटेड उनका जो है दोस्तों एक्टिविटी थी, और इन पर क्या करना था, हर प्रकार के जीव के प्रति जो है संवेदनशील होना था। ये दोस्तों कहा गया था धारा 51 AG के अकॉर्डिंग कहा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये इम्पोर्टेंट था। दोस्तों अगर आप लोगों को जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 में आया, यदि आप लोगों को दोस्तों इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को दोस्तों वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम एक्ट जो है 1972 है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा नोट डाउन करके। और नेक्स्ट दोस्तों जल प्रदूषण निवारण का नियंत्रण जो अधिनियम 1976 में आया था, उस पर भी बात कर लूँगा मैं। इन सभी चीज़ों पर अगर आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों को इसके लिए दोस्तों वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। चलिए, मैंने लास्ट में कहा था कि मैं प्रश्न करूंगा, दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, प्रश्न को, और मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग उसे समझ लेना। देखिए जैसे मैंने इसमें एक प्रश्न किया था दोस्तों, स्टार्टेड में एक क्वेश्चन किया था, प्रश्न बनते कैसे हैं उसी से मैं रिलेट करूँगा दोस्तों। देखिए जैसे प्रश्न बन गया दोस्तों, आप लोगों से वन लीनियर बना रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनना और या तो नोट डाउन करना है। जैसे प्रश्न आ जाएगा दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल किन्हें किया जाता है, ठीक है, किन चीज़ों को शामिल किया जाता है प्राकृतिक आपदा में, तो ध्यान से सुनो। पहली पॉइंट लिख लो आप लोग, भूकंप को, फिर सुनामी, बाढ़, सूखा और भूस्खलन को शामिल किया जाता है। ये है दोस्तों प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा अगर इस टॉपिक से बनता है तो, आपदा के उपरांत व्यापक और डैश, ठीक है, मान लीजिए डैश, आपदा के उपरांत व्यापक डैश परिवर्तन का आगाज होता है। तो आप दोस्तों इस जगह पे क्या लिखोगे, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपदा के उपरांत जो व्यापक होगा वो भौतिक परिवर्तन का आगाज होगा। ये भी दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने के द्वारा क्या किया, मतलब मापने का कौन सा यंत्र है, तो मैंने बता दिया है रिएक्टर, ये आप लोगों ने बता दिया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, किस आपदा अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत स्तरों पर आपदा प्रबंधन की बात कही गई है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस आपदा अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत स्तरों पर आपदा प्रबंधन की बात कही गई है, तो वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 के अकॉर्डिंग कहा गया था। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने बताया था दोस्तों आपसे एक और कि भूकंपी तीव्रता को दृष्टि से अगर रिएक्टर पैमाने पर 8 से अधिक, ये नहीं बताया था शायद, हाँ नहीं बोला था मैंने, भूकंप से रिलेटेड है। भूकंप तीव्रता की दृष्टि से रिएक्टर पैमाने पर 8 से अधिक तीव्रता वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा, तो ब्रांड बैड, ठीक है, ब्रांड बैड सिस्मोग्राफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिस्मोग्राफ। तो ये दोस्तों होता है सिस्मोग्राफ, जो होता है रिएक्टर पैमाने पर 8 से अधिक तीव्रता को नापता है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ दोस्तों, अब इसी सिस्मोग्राफ को एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, देखिए कैसे बनेगा इस तरीके से कि भूकंप प्रबंधन के क्षेत्र में विकसित भारत की जो आधुनिकतम प्रणाली है तो वो कौन सी है, तो सिस्मोग्राफ है ना, ऐसे प्रश्न बनेंगे। भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से मैंने बता ही चुका आपको दोस्तों कि जब सिस्मोग्राफ से हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि भूकंप जो प्रबंधन का जो क्षेत्र होगा मैनेजमेंट का, वो भी भारत में आधुनिक आज के समय में देखा जाए प्रणाली में तो सिस्मोग्राफ का ही दोस्तों चर्चा चल रही है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि अगर नेशनल, ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर नेशनल सिस्मोलॉजिकल डेटाबेस सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नेशनल सिस्मोलॉजिकल डेटाबेस सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है, तो याद रखना नेशनल सिस्मोलॉजिकल डेटाबेस सेंटर की स्थापना दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के जो भूकंप हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एक और कि 1934 में आए भूकंप को प्रभावित हुआ था कौन कौन सा क्षेत्र, तो बिहार और नेपाल था 1934 में, लिख लीजिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों कि भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना का जो क्या उद्देश्य था। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का जो स्थापना हुई थी उसका क्या उद्देश्य था। उसका उद्देश्य था दोस्तों कि भूकंप के आवागमन सुनामी के आवागमन के संबंध में जो है पूर्व सूचना के वैज्ञानिक विधि था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बाढ़ का सामान्य अर्थ क्या होगा। बाढ़ का सामान्य अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइएगा दोस्तों ये कमेंट में मुझे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, कोसी का आपदा किस राज्य में स्थित है। इजी क्वेश्चन, कोसी का आपदा किस राज्य में स्थित है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे। ठीक है, बिहार है कि उत्तर प्रदेश है कि उत्तराखंड है कि झारखंड है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओगे दोस्तों कि कोसी का आपदा प्रबंध जो है किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओपन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है दोस्तों वो हैदराबाद में उसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भारत में जो बाढ़ का प्रबंधन है वो कौन से कार्यक्रम द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1954 में जो एक बार राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था तो 1954 में चलाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ग्रामीण कार्यक्रम में जो है सूखे से संबंधित की शुरुआत कब हुई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। 1970 से लेकर 1971 के दौरान में ग्रामीण कार्यक्रम सूखे से संबंधित जो था वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों लिख लीजिए आप लोग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंप्रेकलर और टपक किससे संबंधित है, सिंचाई प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन इजी था, आपदा प्रबंधन से। दोस्तों अगर आपको अधिनियम से चाहिए आपको वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।